साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की। कई बार दिमाग में ये कंट्रोवर्सी आती है कि बच्चे की जल्द कस्टडी के लिए क्या उपाय करें, कैसे हम जल्द कस्टडी ले सकते हैं, किस तरह से हमें वर्कआउट करना होगा। तो आपको मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि बच्चे कस्टडी अगर आप जल्दी ले भी लोगे तो करोगे क्या। अल्टीमेटली ना तो आपको फ़ायदा होगा और ना ही आपका नुकसान होगा, पर बच्चा जो है पिस जाएगा दोनों के बीच में, माँ और बाप के बीच में। एक्चुअली जो लड़ाइयाँ कोर्ट में हो रही हैं उसमें मैं आपको ये बात स्पष्ट कर दूं कि जिन बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, क्या वो बच्चे आपके सगे हैं या भविष्य में सगे रहेंगे, इस बात को भी एश्योर कर लो। कल को ऐसा ना हो जाए कि बच्चे जो हैं टॉफ़ी को लेकर माँ के पाले में चले जाएं, जब टॉफ़ी ख़त्म हो जाए फिर उनको याद आना शुरू हो जाए आपकी, तो आपके पाले में आ जाए, फिर माँ टॉफ़ी दिखा दे, फिर वो चले जाए माँ के पाले में। ऐसा ना हो जाए। तो बच्चे का ड्यूअल माइंड, जो बच्चे का एक माइंड शेक करता है, उसकी मनोस्थिति को भी जो है देखना होगा बिफोर वी आर गोइंग टू मूव फॉर द चाइल्ड कस्टडी केस एंड चाइल्ड विजिटेशन केस। बेसिकली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लोगों को क्या आती है ऐसे मामलों में जब वो लड़ते हैं कि सर हम लड़ रहे हैं पिछले 5 साल से 7 साल से, बट बच्चा नहीं मिल रहा है, ना उससे विजिटिंग राइट्स मिल रहे हैं, कोर्ट सुनता नहीं है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, क्या होगा समझ नहीं आता है। तो मेरा कहना है कि तारीख पे तारीख इसलिए पड़ती है जनाब कि आप बेसिकली जो प्रोसीडिंग का वर्कआउट है, जो प्रोसीडिंग में आपको स्केलिंग्स करनी है, उसको आप समझ नहीं पाते हो। अल्टीमेटली आपको जब रिलीफ नहीं मिलता है देन यू गॉट हैरेस। आज एक छोटी सी बात समझो कि मुझे उड़ना है आसमान में, तो उसका रास्ता क्या है, मुझे हवाई जहाज में बैठना पड़ेगा या मुझे पैराग्लाइडिंग करनी पड़ेगी, क्लियर ना बात है। पर वैसे मैं उड़ना चाहूँ तो मैं कैसे उड़ूंगा। तो वही समस्या यहाँ पर आती है कि जब आप कोर्ट में जा रहे हो तो यू आर नॉट प्लान अबाउट योर केस, सिंपली यू फाइल द केस एंड अज्यूमिंग दैट अब तो मैं जीत ही जाऊँगा। ऐसे नहीं जीते जाते हैं केसेस को। अगर केस को जीतना है तो उसको पहले प्लान करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर्ली करना पड़ेगा एग्जीक्यूट, देन वी कुड ईजिली विन द केस। आज एक पिक्चर बनती है करोड़ों के बजट की, तो कभी देखा आपने कि पहले बुक कर लिया सलमान खान को, फिर ढूंढ रहे हैं कहाँ शूटिंग करनी है, फिर अरे भैया स्क्रिप्ट लिख दोगे क्या आप, फिर वो चलते रास्ते भैया गाने लिख दोगे आप, अरे भाई गाने गा दोगे क्या आप। ऐसा थोड़ा ना होता है। जब भी कोई पिक्चर बन रही है तो सबसे पहले ये डिसाइड किया जाता है कि उस पिक्चर का थीम वर्क क्या है, उसका बजट क्या है, कौन कौन लोग उसमें काम करने की स्थिति में होंगे और कैसे उसको एक अच्छा आकार दिया जा सकता है। तो एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी डिस्कस्ड बाय द वे ऑफ प्लानिंग। उसके बाद वो सारे काम शुरू होते हैं। पर हम जब कोर्ट केस लड़ते हैं तो हम प्लान ही नहीं है, बस वकील पकड़ा और लिख दिया भाई जो तेरी इच्छा है, और अल्टीमेटली केस उसने फाइल कर दिया। चाइल्ड कस्टडी केस में अगर आप स्पीडी ट्रायल चाहते हो तो सबसे पहले इंसेप्शन से ही आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए और इंसेप्शन से ही आपके मन में इस तरह की स्थिति को लेकर चलने की मंशा होनी चाहिए। कुछ लोग जो बच्चों को लेकर नहीं आ पाते हैं वो अल्टीमेटली फाइल करते हैं केस फॉर चाइल्ड कस्टडी एंड विजिटेशन। हालांकि मैंने बार बार ये कहा कि बच्चों को ले आते हो, इट वुड नॉट बी अ किडनैपिंग और एब्डक्शन, क्योंकि ऐसे अनेकों ही जजमेंट है, इवन सुप्रीम कोर्ट का भी है कि अगर पिता अपने बच्चों को ले आता है तो वो किसी भी रूप में किडनैपर या एब्डक्टर नहीं कहलाएगा। और अगर एफआईआर दर्ज भी होती है तो ऐसी एफआईआर क्वैश होने योग्य है, और ऐसे अनेकों ही मामलों में एफआईआर को जो है क्वैश किया गया। पर कुछ लोग अभी भी है कि नहीं साहब हम तो ड्यू प्रोसेस से लड़ेंगे और हम तो केस लड़ेंगे। बट मैं आपको बता दूं एक बात कि जो प्रोसेस मैंने आपको बताया वो प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है कि आप बच्चे को लेके आ सकते हो। फिर भी चाहते हो लड़ना तो लड़ो, केस फाइल करते रहो। अब केस फाइल में समस्या जो है वो तो है कि आपको सबसे पहले ड्राफ्टिंग करनी है, उसको फिर सबमिट करना है, फिर उस पर आर्गूमेंट्स हैं, फिर आउटकम रिजल्ट्स हैं, तो इट विल टेक टाइम। तो उसके लिए आपको सब्र रखना पड़ेगा। अभी इन दिनों में सबसे बेस्ट जो कोर्स दिखा मुझे वो है रिगार्डिंग फाइलिंग ऑफ पिटिशन फॉर रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। ये आपको इसलिए कह रहा हूँ कि जब माँ बच्चे को स्कूल नहीं भेज रही है, उसको रिटर्न करके बैठी हुई है, आपसे मुलाकात नहीं करवा रही, बच्चे का वेयर अबाउट्स आपको नहीं मालूम, तो इस सिनेरियो में आप इलीगल कस्टडी या डिटेंशन के बेसिस पर डायरेक्टली जो है हाई कोर्ट मूव कर सकते हो। ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रेमेडी बहुत फास्ट है, रेमेडी बहुत ही इफेक्टिव है। उस सिनेरियो में कोर्ट को आप कन्वे कर सकते हो कि ऑलरेडी वी हैव फाइल्ड अ केस, और उसमें कोर्ट ने डायरेक्शन दिए थे कि भाई बच्चे से मिलवाओ, पर ना मिलवाते हैं ना उसको स्कूल भेजते हैं, बच्चा भी है कम है, वेयर अबाउट्स नहीं मालूम। हमने लीगल नोटिस तक दे दिए, उसका भी उन्होंने रिप्लाई कर दिया, बट बच्चे से मिलवाने की उन्होंने बात अभी तक नहीं करी है। तो इन दैट कंडीशन वी आर हैविंग एन एप्रीहेंशन दैट कि बच्चा संकट में है, कुछ भी बच्चे को हो सकता है। तो ऐसे अनेकों ही फैसले कि जहां कोर्ट ने पिटिशंस को एडमिट भी किया है और विजिटिंग राइट्स जो है फादर को इमीडिएट बेसिस पर प्रोवाइड भी किए हैं, और इवन डायरेक्शन भी दी है ट्रायल कोर्ट को कि डिस्पोज ऑफ द मैटर विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और 6 मंथ इन केस पिटिशन इज फाइल्ड। क्लियर है बात ये। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल अप्रोच से केस को लड़ा जाएगा तो हमारे लिए काफ़ी ईजी जो है वो स्थितियाँ रहने वाली है। दूसरी बात है कि अगर आप हाईकोर्ट नहीं जाना चाहते हैं, हाईकोर्ट नहीं गए, आपने डायरेक्टली जो है केस फाइल कर दिया ट्रायल कोर्ट के अंदर,
तो ऐसी स्थिति में आपको मैं बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि देयर इज़ नो प्रोविजन इन द लॉ विच कुड अवेल यू द रेमेडी ऑफ स्पीडी ट्रायल। अब रेमेडी नहीं है तो इसका मतलब जो लोग कहते हैं कि ट्रायल स्पीडली होगा वो तो बेकार बात हो गई, पर ये बात गलत साबित करता है द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स, और ये प्रिंसिपल है उबी जस्ट इबी रेमेडी, व्हेन देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। और कई बार ऐसा था कि किसी पॉइंट पर कानून नहीं है तो वहाँ पर जजमेंट जो स्थितियाँ हैं, जजमेंट्स हैं, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं और आपके लिए एक पथ प्रदर्शक भी वहाँ पर हो सकती है। एंड इवन द लॉ लेड डाउन बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट इज़ द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ, और इसको रिकॉग्नाइज भी किया गया है। और आर्टिकल 141 संविधान के तहत जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के वो बाइंडिंग भी है सबऑर्डिनेट कोर्ट पे, ट्रिब्यूनल्स पे और अथॉरिटीज़ पे। सुप्रीम कोर्ट ने, इवन हाई कोर्ट ने अपने कोई फैसलों में कहा है कि स्पीडी ट्रायल अक्यूज्ड का या किसी एप्लीकांट का, दोनों के लिए कहा है, एक फंडामेंटल राइट है। अब जब आप कोर्ट में जा रहे हैं, आपको रेमेडी टाइम पे नहीं मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में ये फेयर जस्टिस नहीं कहा जा सकता। फेयर जस्टिस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और फेयर जस्टिस में क्या इन्वॉल्व है कि जस्टिस फेयर तो हो ही, पर इसके साथ साथ जस्टिस स्पीडली भी हो। लंबे टाइम तक अगर पिटिशन पड़ी है, पेंडिंग है और राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं आपके, तो ऐसी स्थिति में उस जस्टिस को प्रैक्टिकल जस्टिस नहीं कहा जा सकता। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बच्चे के वेलफेयर के लिए, बच्चे के इंटरेस्ट के लिए पिता का भी होना बहुत आवश्यक है। पिता से बच्चा मिलेगा नहीं, उसका इंटरेस्ट नहीं होगा, तो मतलब ही क्या है ऐसे सिस्टम से। हमने बच्चा थोड़ा पैदा करा है कि सिर्फ पैदा कर दिया और वो माँ के पास जो है बढ़ रहा है, अल्टीमेटली माँ हमसे पैसे ले रही है बच्चे के नाम से, तो ये हो कर रहा है। तो इन स्थितियों पर रोक लगाने के लिए आपको ये दिमाग में एश्योर करते हुए चलना है कि ये केस मेरा 1.5 साल 2 साल में निपट जाना चाहिए, तो आपको पिटिशन के साथ ही एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी फॉर द स्पीडी ट्रायल एंड डिस्पोजल। इवन दो देयर इज नो प्रोविजन, सिंपली यू कुड नरेट एप्लीकेशन फॉर द स्पीडी ट्रायल ऑफ द केस। और उसमें आपको क्या फैक्ट मेंशन करना है कि मैंने एक केस पेश किया है, मेरी वाइफ इस केस में डिले कॉज करेगी, मेरा बच्चे से मिलना बहुत ज़रूरी है, तो ऑनरेबल कोर्ट चाहे तो एक्सपर्टी ऑर्डर पास करते हुए या कोई इंटरिम ऑर्डर पास करते हुए, दोनों स्थितियां वहाँ पर हैं, मुझे मेरे बच्चे से जल्द मिलने के आदेश पारित करें और तब तक इस केस का जो है स्पीडी डिस्पोजल करने की भी कृपा करें। ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी आप केस फाइल करते हो ट्रायल कोर्ट में, वो होता है मेन केस। इसके साथ में आप फाइल करते हो इंटरिम की एप्लीकेशन, वो नोटिस कोर्ट जारी करती है, फिर वो लोग आते हैं, दे विल टेक टाइम। तो उन स्थितियों से बचने के लिए इनिशियल स्टेज पे रेमेडी जो है हेल्पफुल है। अगर आप ये नहीं यूज़ कर पाए, लेटर ऑन आपकी पत्नी जो है कोर्ट में अपेयर हो गई, जवाब फाइल कर दिया, तो आप सबसे पहले हुक्मनामा जो फाइल का है, जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो प्लांट है आपका है दावा, जो जवाब है, उसको देखते हुए पिटिशंस को ड्राफ्ट करो। सबसे पहले फैक्ट्स आएंगे नटशेल में, उसके बाद क्या क्या इवेंट्स हुए, भाई किस तारीख को केस फाइल हुआ, किस तारीख को नोटिस गए, किस तारीख को नोटिस मिले, कब वो अपियर हुए, कितना समय जा, जो टाइम किल प्रोसीजर है वी कुड मेंशन द सेम बिकॉज इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द कॉज ऑफ एक्शन एंड योर राइट्स। और उसके बाद कानून क्या कहता है, उसके बाद आप क्या चाहते हो कोर्ट से। अगर ट्रायल स्पीडली होगा तो प्रॉब्लम क्या रही वाइफ को, क्योंकि वाइफ चाहती नहीं कि ट्रायल जो है स्पीडली हो, बच्चा जो है टाइम से मिले आपको। तो इन बातों पे जोर देते हुए अपने को जो है आगे बढ़ना है, इस बात का जो है विशेषता आप ध्यान रखें, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कोर्ट अगर आपकी बात नहीं मानता है या उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहा है एप्लीकेशन को, तो विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ डायरेक्टली गो टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट बाय द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 226 ऑफ संविधान, और वहाँ पर रेमेडी जो है आप क्लेम कर सकते हो। बट जाने से पहले कॉज ऑफ एक्शन आपका कॉन्टेंशन स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर वो स्पेसिफिक नहीं है तो रेमेडी आपको नहीं मिलेगी। जब भी आर्गूमेंट कर रहे हो तो यू आर रिक्वायर्ड टू बी क्लियर अबाउट योर ब्रीफ। इफ़ यू आर नॉट क्लियर देन नो कोर्ट कैन गिव यू द रेमेडी। तो इन चीज़ों का विशेषता ध्यान रखें ताकि आपको सफलता मिल सके और आप इन केसेस को इजीली जो है कंटेस्ट कर सकें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।